हे गाइस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत दोस्तों स्वागत है हमारे इस अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज वो घड़ी वो दिन आ गया है जब हम करने वाले हैं बीसी के चैप्टर 1 के आईसीएआई एमसीक्यूज। यस, सो दोस्तों हमने जो है बीसी के चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा डिटेल्ड में हमने कंप्लीट किया था हमारे मई एंड जून 2022 वाले बच्चों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने सबसे पहले इस चैप्टर को डिटेल में कंप्लीट किया। उसके बाद जो है मैंने आपको इस चैप्टर का रिवीजन भी करवाया है। तो ये पूरा चैप्टर आप सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर्स में बेटा रिवाइज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैंने हमारे डिटेल लेक्चर्स के दौरान इसके ना आपको नोट्स भी लिखवाए थे। तो इस बार का बेटा हमारा क्या है, एक नया फीचर हमारे क्लासेस का कि मैं आपको क्लासेस के दौरान ही नोट्स भी आपको लिखवाता हूं, जैसे कि इस तरह के। तो इस तरह के नोट्स हमने बीसी के चैप्टर 1 पढ़ते वक्त ऐसे नोट्स हमने बनाए थे। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे बेटा ये नोट्स आपको एग्जाम के आखिरी दिन पे पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट अब कर लिया था एंड अब हमें इसके आईसीएआई एमसीक्यूज डिस्कस करने की बारी है। दोस्तों मैंने बीसी के चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर दिया हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो वो बीसी के चैप्टर 2 जो है वो कल से हम कंटिन्यू करेंगे वापस से 6 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मंडे टू सैटरडे सारे बच्चे 6 बजे बेटा आ जाएंगे कहाँ पे, इस चैनल पे इकोनॉमिक्स बीसी के पढ़ने के लिए। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दो कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स बीसी के पढ़ाता हूँ। दोस्तों ये है हमारी बाहुबली टीम जो आपको अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे सीए फाउंडेशन लेवल पे आप सबको पढ़ाते हैं। आप बेटा जब अन अकेडमी से जुड़ जाते हैं तो अन अकेडमी आपको 2 प्लेटफॉर्म्स पे क्लासेस प्रोवाइड करता है। एक होता है हमारा यूट्यूब चैनल जैसे कि अन अकेडमी सीए फाउंडेशन एंड प्रो चैनल्स, एंड दूसरा होता है दोस्तों हमारा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप जो आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री में। इस ऐप के अंदर आपको बेटा अपना लॉगिन करना पड़ता है एंड देन आपको आपका गोल सिलेक्ट करना पड़ता है बेटा सीए फाउंडेशन। तो अपना गोल सिलेक्ट करें बेटा सीए फाउंडेशन। इसमें आप बेटा इस अनअकैडमी ऐप पे 2 तरह की क्लासेस देख सकते हैं। एक होता है स्पेशल क्लासेस एंड एक होते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्लासेस। स्पेशल क्लासेस बिल्कुल बेटा फ्री होते हैं, है ना। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आके आपको वहां पे स्पेशल क्लासेस पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप हमसे बेटा फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान्ड मैनर में पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे नोट्स आपको हमारे नोट्स चाहिए पढ़ाई करते वक्त, तो आपको हमारा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन आपको लेना चाहिए, अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का। जिस तरह से आप अभी लाइव क्लासेस हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं उसी प्रकार से अनअकैडमी ऐप पे बेटा लाइव क्लासेस होती है। बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव वे में क्लासेस होती है। अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, दोनों में सेम क्लासेस आपको दिखेगी। लेकिन प्लस में आपको मिलते हैं बेटा पीडीएफ नोट्स एंड आइकॉनिक में आपको मिलते हैं पीडीएफ नोट्स के साथ साथ पर्सनल कोच प्रिंटेड नोट्स जैसे एडिशनल फीचर्स आपको आइकॉनिक में मिलते हैं। मतलब आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही और एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, राइट। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लक्ष्य 2.0 ये हमारा बैच बेटा स्टार्ट होने वाला है 22 दिसंबर से हमारे इस अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज अ कंप्लीट बैच फॉर सीए फाउंडेशन। ये पूरा का पूरा बेटा बैच है। इसमें आपको हर एक चैप्टर कवर किया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट कवर किया जाएगा बेटा। इसमें आपको हमारे सारे एजुकेटर्स के नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। यूट्यूब स्पेशल क्लासेस आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है अगर आप इस प्लस बैच को देखते हैं तो। एंड जो लोग भी हमारे हमारे बाहुबली टीम के एजुकेटर्स के कोड्स यूज करता है उन बच्चों को एक रिस्ट्रिक्टेड टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड किया जाता है ना। तो जरूर आप क्या करें, आप अगर एमबी सर कोड यूज करेंगे तो ही आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, या बाहुबली टीम बाहुबली जो हमारी टीम है उनके एजुकेटर्स के कोड्स यूज कर सकते हैं, राइट। दोस्तों आप क्या करें, अपन अकेडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते समय एमवी सर कोड यूज कर सकते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 6 महीना या 12 महीना फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने तक जितने भी सीए फाउंडेशन के कोर्सेज हमारे ऐप पे होंगे आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी बार क्लासेस देखने उतनी बार देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। समझ में आ रहा है। तो फाउंडेशन प्लस या आइकॉनिक, बट सबसे बेस्ट पैदा होता है हमारा अनअकैडमी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जिसमें फाउंडेशन एंड इंटर दोनों की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। तो वैसे भी आपको पता है फाउंडेशन के बाद इंटर की क्लास तो करना ही है, तो आप एमबी सर कोड लगा के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आई
सो दोस्तों अब हम आ जाते हैं कहां पे बताइए, अब हम आ जाते हैं बेटा अब हम आ जाते हैं हमारे बीसी के चैप्टर 1 पे। बीसी के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज पे बेटा आ जाते हैं। तो बीसी के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज में आपको आईसीएएस स्टडी मटेरियल में जो एमसीक्यूज दिए हैं वो आपको करवा रहा हूं। ये आपका लेटेस्ट एडिशन मैं यूज कर रहा हूं यहां से। दिस इज योर लेटेस्ट एडिशन, दिस इज योर लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईसीएएस स्टडी मटेरियल। मैं आप सबको दरख्वास्त करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कृपया करके आईसीए का लेटेस्ट स्टडी मटेरियल ही यूज करें। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मई 2022 में जो आपके एग्जाम है बेटा, उसके लिए आपको बीसीके का सितंबर 2021 वाला क्या यूज करना है, एडिशन यूज करना है। वापस से बता रहा हूं, जो जो बच्चे, जिन जिन बच्चों के एग्जाम में मई 2022 या जो जून 2022 जिसे हम बोलते हैं, इसमें अगर आपकी एग्जाम है तो इस एग्जाम के लिए आपको जो बुक, जो एडिशन आपको यूज करना है आईसीएस स्टडी मटेरियल का, वो कौन सा एडिशन है बताइए फास्ट। वो है सितंबर 2021 का। सर हमारे पास पुरानी बुक है, ठीक है आप कर सकते पुरानी बुक, लेकिन लेटेस्ट वाली करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए तो बेटा क्या करते हैं इंस्टीट्यूट, आप अपने स्टडी मटेरियल में जो है, अपने स्टडी मटेरियल में जो है इंस्टीट्यूट जो है चैप्टर के एंड में आपको कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट। तो आइए उन एमसीक्यूज को ही हम आज सॉल्व करने वाले हैं हमारे आज के सेशन में। हम टोटल चेक कर लेंगे पहले टोटल कितने एमसीक्यूज हैं। तो बेटा टोटल हमारे 31 एमसीक्यूज है। टोटल कितने बताइए, टोटल 31 एमसीक्यूज है। तो आइए इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। मैं अराउंड आपको 15 टू 20 सेकंड्स का आपको समय दूंगा हर एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू अपन देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, ये है पेज नंबर 1.27। तो आपके स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 1.27 पे आप आ जाएंगे एंड वहां पे हम अभी पहला एमसीक्यू बेटा सॉल्व कर रहे हैं। यस, तो आपको पहला एमसीक्यू देखिए कैसा है। यस, तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसके यहाँ पे ऑप्शंस हैं नेक्स्ट पेज में। आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक टेबल दिया गया है एंड यहाँ पे बोला है कि द फॉलोइंग टेबल शोइंग कॉलम्स फॉर द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन एंड द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनकम एंड देन चूज द राइट सोल्यूशन ऑप्शन फॉर द ऑल्टरनेटिव्स गिवन। सिंपल भाषा में हम बचपन में करते थे ना, मैच द फॉलोइंग। आपको बस ये मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करना है। आपको बस क्या करना है, मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करना है, खत्म। यही क्वेश्चन है इसमें। और फिर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो मैं आपको बेटा इसके लिए थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, जल्दी से इसे सॉल्व करें एंड मुझे चैट बॉक्स पे बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। आप ऐसे लिखेंगे 1A, 1B, 1C या 1D। क्या है इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। मैं आप सबका वेट कर रहा हूं, है ना। 1A मतलब क्या कि ऑप्शन 1A मतलब ये वाला ऑप्शन, 1B मतलब ये वाला ऑप्शन, ऐसा, ठीक है बताइए। चलिए यस, चलिए बताएंगे बेटा जल्दी से क्या लगता है आपको आंसर। ओके यस, तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या दिए हैं, ऑक्यूपेशंस दिए हैं एंड इनकी इनकम आपको दी है। आपको बस मैच द फॉलोइंग करना है इसमें। चलिए सो गाइस आइए मैं आपको बता दूं कैसे इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है बेटा, इसमें देखिए एम्प्लॉयमेंट जब आप करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको क्या मिलता है, उसके बदले आपको मिलते हैं वेजेस एंड सैलरी। मतलब ऑप्शन वन का आंसर क्या है, बी। अच्छा, देन प्रोफेशन जब आप करते हैं, प्रोफेशन, तो प्रोफेशन जो है बेटा, प्रोफेशन करते वक्त आपको क्या मिलती है, फीस मिलती है। तो टू का आंसर क्या है, टू का आंसर है ई। समझ में आ रहा है, ऐसे इसको करना है सॉल्व। ठीक है सर, आगे। तो वन का क्या है, वन का है बी, टू का क्या है, टू का है ई। ठीक है नेक्स्ट, बिजनेस, बिजनेस करके क्या मिलता है आपको, बिजनेस करके आपको मिलता है प्रॉफिट। तो थ्री का क्या है बेटा, थ्री का है ए। नेक्स्ट, लैंड या प्रॉपर्टी रेंटल, आपने लैंड या प्रॉपर्टी रेंट पे अगर दी है तो आपको उसके पहले क्या मिलेगा, आपको मिलता है राजा रेंट, खत्म। तो फोर का क्या है, डी। एंड लेंडिंग है ना, पैसा लेंड करके आपने किसी को पैसा उधार दिया है ना, आप लोन दे रहे किसी को, तो आपको उसके बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, खत्म। तो क्या है बताइए, फाइव का क्या है, फाइव का है भैया जी सी। तो चेक करेंगे क्या है इसका आंसर, 1B 2E।
देखिए देखिए ये वाला चेक करेंगे, 1B, देखिए एग्जैक्ट हमारा बेटा मैच हो रहा है, 1B 2E 3A 4D 5C। यस, तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, एकदम ही चिल्टू सवाल बेटा। चिल्टू, चिल्टू का मतलब क्या होता है बताइए, है ना, तो मैं बोलता हूँ बेटा चिल्टू। चिल्टू मतलब क्या, ऐसा सवाल जो आप चिल चिल रह के सॉल्व कर सकते हैं ना, एकदम चिल्टू, है ना, मतलब क्या, इजी। ठीक है, तो हम चिल्टू सवाल को, इजी सवाल को क्या बोलते हैं, चिल्टू। चलिए अगला सवाल देखेंगे राजा, आइए अगला सवाल देखेंगे जल्दी से, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विशेस बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट में आपको डिफरेंस, कौन सा स्टेटमेंट डिफरेंस बता रहा है बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बीच का। प्लीज बेटा इसका जवाब देंगे, ध्यान से इसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम जवाब देख रहे हैं जल्दी से। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। यस, तो राजा इस सवाल का जवाब है, इसमें ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, है ना, जल्दबाजी में ये डी टिक कर देते हैं, जबकि डी गलत जवाब है, डी नहीं है। बोला है कि देखिए हम बिजनेसमैन को ही एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, हम बिजनेस ओनर्स ही हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ऑब्वियसली ये शब्दों का हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज बेटा पढ़ाई थी, याद करना, याद करना, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या फर्क होता है। आइए हमारे नोट्स में आपको दिखाता हूँ। यस, ये देखिए, बिजनेस पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है। एक्चुअल में तो दोनों सेम ही होते हैं, दोनों सेम ही व्यक्ति को बोलते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, लेकिन जनरली इसका एक्चुअल में फर्क ये होता है कि हम बिजनेसमैन तब किसी व्यक्ति को बोलते हैं जब जब वो किसी काम को ट्रेडिशनल वे में करता है, एंड एंटरप्रेन्योर जो है वो वही बिजनेस को इनोवेटिव तरीके से करता है। इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है, हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहता है एंटरप्रेन्योर, राइट। तो फर्क क्या है, इनोवेशन का। तो आंसर क्या बताइए, इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है, प्लीज सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बेटा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर है, एंटरप्रेन्योर सीक आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड परसू इनोवेटिव बिजनेस आइडिया। ये पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट डिफरेंस बता रहा है, डिस्टिंग्विश करके बता रहा है, ये बताना है, इसलिए आंसर सी है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी। इसमें से क्या बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, तो बोलता है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय अ हाउस होल्ड फॉर प्रॉफिट, अ कारपेंटर मेकिंग फर्नीचर फॉर सेल एट अ लोकल मार्केट, स्टील फर्नीचर इंडस्ट्री, या डोमेस्टिक अप्लायंसेस इंडस्ट्री। इसमें से क्या बताइए, इसमें से क्या बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, पूछा है, नहीं है। तो इस सवाल में बेटा पहले ना एक गड़बड़ थी जो इंस्टीट्यूट ने अब इसे अपडेट कर दिया है, मैंने क्लासेस के दौरान आपको ये चीज बताई थी। पहले पुराने बुक में इसमें गड़बड़ थी, वो क्या करते थे यहाँ पे, कारपेंटर मेकिंग फर्नीचर फॉर, फॉर क्या, फॉर पर्सनल यूज, है ना, तो ऐसा लिखा हुआ था यहाँ पे, फॉर पर्सनल यूज। तो फिर क्या होता था, ऑप्शन ए और बी दोनों ही नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो जाती थी। कि देखिए अगर आपने आपके घर का फर्नीचर कभी कभार प्रॉफिट पे एक आधी बार बेच दिया, तो आपके का फर्नीचर बेचने का काम हो जाता क्या, नहीं। बिजनेस एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, इट इज वंस, वो क्या होनी चाहिए बताइए, यूजुअल ऑक्यूपेशन होना चाहिए आपका। वो क्या होना चाहिए आपका बताइए, बिजनेस इज वंस यूजुअल ऑक्यूपेशन। रोजमर्रा के जिंदगी में जो आप काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो आपके बिजनेस में आएगा। एक आधी बार कोई ट्रांजैक्शन कर दिया, वो बिजनेस में नहीं आएगा। तो अब इसका आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन पहले जब इश्यू ने यहाँ पे पर्सनल यूज लिखा था इस मार्केट के बदले, तब आंसर ए और बी दोनों हो सकता था। पर अब इंस्टीट्यूट को पता चल गया कि भैया हमने गलत लिखी थी चीजें, तो उन्होंने इसको अपडेट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए बोलता हूं कि अगर आप अपडेटेड बुक पढ़ते हैं तो आपको अपडेटेड चीजें मिलती हैं। अब देखिए अगर कारपेंटर ने फर्नीचर बनाया मार्केट में बेचने के लिए, तो वो तो बिजनेस ही कहलाएगा। स्टील फर्नीचर इंडस्ट्री बिजनेस में आएगा, डोमेस्टिक अप्लायंसेस इंडस्ट्री बिजनेस में आएगा। ठीक है, अगली बात देखिए बेटा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। इसमें से क्या एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, नहीं है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे जल्दी से हमने, भैया जी आपको समय दिया, जल्दी से आप आंसर कैसे देंगे चैट बॉक्स में, 4A 4B 4C या 4D, क्या लगता है आपको आंसर, जल्दी से बताएंगे। 4A 4B 4C या 4D, क्या आपको आंसर लगता है, जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में।
यस। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से क्या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है? मैंने आपको बोला था याद कैसे करना है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? पैसों से रिलेटेड, है ना, पैसों से रिलेटेड, है ना। तो ये देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस हमने ये भी समरी में लिखा है, मतलब हमारे नोट्स में लिखा है। तो यहाँ पे आंसर क्या बताइए? इसमें जो है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो है ना, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, है ना। सेल्स, ये पैसों से रिलेटेड है। इंप्रूवमेंट इन मार्केट शेयर, मार्केट शेयर बढ़ेगा तो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसों से रिलेटेड है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, ठीक है। ये एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव में आता है आपका। क्या? आपका कंजर्वेशन ऑफ, ये है ना, वो आपके एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में नहीं आता। तो क्या नहीं आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में? क्या पूछा है, क्या नहीं आता है? ऑप्शन डी, नहीं आता है। वेरी गुड। अगला देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इंप्लाइज बाइंग फॉर द पर्पसेस ऑफ सेलिंग। हम चीजें, ट्रेडिंग का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जैसे मुझे शर्ट का बिजनेस करना है तो मैं शर्ट खरीदूंगा एंड उसे ही फिर बेचूंगा, बाइंग एंड देन सेलिंग, ऐसा है ना, ट्रेडिंग उसे बोलते हैं। तो अप्लाइंग दिस क्राइटेरिया, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट क्वालिफाई एज ट्रेडिंग। इसमें से क्या ट्रेडिंग नहीं कहलाएगा, आपको बताना है, राइट। तो परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड सेल इन स्मॉलर क्वांटिटीज, या फिर बाइंग फ्रॉम होलसेलर एंड सेलिंग इट टू कंज्यूमर, या फिर बाइंग फ्रॉम द रिटेलर एंड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, या ऑप्शन डी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन द फैक्ट्री। इसमें से ट्रेडिंग में क्या नहीं आएगा, पूछा है क्वेश्चन नंबर 5। तो कैसे करेंगे बताइए इस सवाल को? बहुत ही ज्यादा चिल्टो है। मुझे बताइए, अगर आपने रिटेलर से सामान खरीदा, अगर आपने रिटेलर से सामान खरीदा खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो ट्रेडिंग थोड़ी कहलाएगा, वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, सिंपल बात है ना। चलिए अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन रिक्वायर्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड मेंबरशिप ऑफ एन अक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट बॉडी। कौन से ऑक्यूपेशन में आप स्पेशलाइज्ड नेचर की सर्विस देते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा। 6A, 6B, 6C या 6D, क्या है इसका आंसर? जल्दी से मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में सारे के सारे लोग। यस, प्लीज बताइए, क्या लगता है आपको इसका आंसर? क्या लगता है आपको इसका आंसर? प्लीज बताएंगे बेटा, जल्दी से बताएंगे। यस, तो रेंडरिंग सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, है ना, रेंडरिंग सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, इसे क्या बोलते बताइए? इसे बोलते बेटा प्रोफेशन। इसे क्या बोलते बताइए? इसे बोलते बेटा प्रोफेशन, है ना। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो आंसर क्या है? 6 का आंसर क्या है बताइए? 6B। वेरी गुड। 6 का आंसर क्या बताइए? 6 का आंसर बेटा 6B, प्रोफेशन, ठीक है। रेंडरिंग सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, हमने इसका भी समरी बनाया है, देखिए। सर ये समरी हमें मिल सकता है क्या? नहीं बेटा, जो हमारे प्लस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये समरी मैं दे दूंगा, ये नोट्स हमारे दे दूंगा। जो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करेंगे एमबी सर कोड यूज करके, उन्हें ये चीज मिलेगी। बाकी लोग जो है वो आईसेट स्टडी मटेरियल को देख के ऐसे फ्री में पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए क्या है बताइए, प्रोफेशन इज क्या? स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विस। चलिए वापस आएंगे अपना नेक्स्ट, अगला बात देखेंगे। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, इसे क्या बोलते हैं? कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, उसके बदले आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, सैलरी या वेजेस मिल रहे हैं, क्या आंसर बताइए? है ना, यू वर्क फॉर अदर्स, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ पे होता है ऐसा? हम दूसरों के लिए काम करते हैं, बहुत ही चिल्टू है। 7A, 7B, 7C या 7D, क्या आंसर है? जल्दी चैट बॉक्स में बताएंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 7। यो गाइस बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से, क्या लगता है आंसर? आंसर है बेटा इसका ऑप्शन क्या बताइए? बी, है ना, एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, आप एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं? दूसरे किसी और के लिए काम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स द बेस्ट हिंदू, जॉइंट हिंदू या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस?
इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइबिंग HUF? बोलता है इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस पर्टिकुलर एंड recognized as such in India. Every family business is an HUF business. In HUF business there is family involvement business, या either A और C. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है HUF को, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। सो 8A, 8B, 8C या 8D क्या लगता है? चैट बॉक्स में आप सबको बताना है जल्दी से। यस, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा बेटा चिल्टू है हमारा ये चैप्टर है वैसे भी। चलिए, सो इसका आंसर बेटा आइदर A और C। इसका आंसर बेटा ऑप्शन डी, ये इसका गलत है। मैंने आपको ये चीज पढ़ाते वक्त भी बताया था कि हर एक फैमिली बिजनेस HUF बिजनेस नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन है कि आप आपके फैमिली बिजनेस को चाहे तो HUF में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप HUF में बिजनेस कर सकते हैं HUF बना के, या नहीं कर सकते हैं। आपके पास क्या होता है बताइए, ये आपके पास ऑप्शन होता है, या आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, तो हमने HUF में बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल भी लिया था क्लासेस के दौरान इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात आती है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बिजनेस इंप्लाइज। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, हार्मनी विद नेचर या ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए बेटा कुछ ऐसे हमारे क्या होते हैं पॉइंट्स होते हैं जिसका एग्जैक्ट चीजें बुक में ना भी लिखा हो तो भी आप थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज लगा के इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपन एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारे बुक में कहीं पे भी इसके बारे में लिखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये देखिए, ये रहा, ये देखिए, ये देखिए, the ideal of sustainable development that at business level may be interpreted as simultaneous pursuit of profitability, people well-being and planet sustainability, है ना। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते बताइए, हम यहाँ पे क्या पढ़ते बताइए कि हमें जो है हमने एक चीज पढ़ी थी अगर आपको याद आ रहा हो कि बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखिए बता रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, याद आ रहा है हमने ये चीज पढ़ी थी कि एक बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक बिजनेस हमेशा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि 3 P's के बारे में हमने पढ़ा था। 3 P's कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं पैसों से रिलेटेड, सोशल ऑब्जेक्टिव लोगों से रिलेटेड एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव प्लैनेट से रिलेटेड। तो अगर आपके क्या बताइए, आप अगर आपके बिजनेस को सस्टेनेबल रखना चाहते हैं, लंबे समय तक अगर रखना चाहते हैं तो क्या होगा बताइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं तो ये तीनों सेक्टर्स पे आपको काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटा इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीजें जो है उसमें आंसर क्या बताइए, ऑल ऑफ द अबव। चिल टू एकदम, है ना। एग्जैक्ट सर वही लाइन नहीं लिखी तो इतना टेंशन लेना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, नॉर्मल लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मतलब किसकी बात कर रहा है, ये हमारे प्रॉफिट वाले ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम्स मतलब किसकी बात कर रहा है वो, प्लैनेट, है ना। सॉरी पीपल की बातें कर रहा है वो, क्या क्या बात कर रहा है ये, पीपल वाले पॉइंट की बात कर रहा है। हार्मनी विद नेचर मतलब कौन से पी की बात कर रहा है वो, प्लैनेट वाली बात कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है। तो यही हमारा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम बिजनेस को सस्टेनेबल कैसे रख सकते हैं, हमारा बिजनेस लंबे समय तक चले, ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं बताइए। हम ये चीज इंश्योर कर सकते हैं जब हम ये तीनों चीजों पे काम करें, ये तीनों चीजें अचीव करें तब ऐसा। नेक्स्ट बात आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइजेस द बेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को एकदम अच्छी तरीके से कैरेक्टराइज कर रहा है, अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10A, 10B, 10C या 10D, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे। यस फास्ट लाइव चैट में आंसर बताएंगे, प्लीज मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर। यस, सो क्या है इसका आंसर बेटा, इसका आंसर है कि, प्लीज पढ़ेंगे जल्दी से, आंसर क्या है।
यस क्या है बताइए, आंसर है द अंडरलाइंग पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज इज नॉट अर्निंग लाइवलीहुड बट सोशल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। तो ये वाला सबसे ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। बोलता है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज, ये गलत बात है। हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी रिसोर्सेज तो लगते हैं, तो ऑप्शन ये तो गलत है। दीज एक्टिविटीज डू नॉट एंटेल एनी ऑपरेशनल कॉस्ट, जरूरी नहीं भैया, हम जब चैरिटी करते हैं, जब हम डोनेशन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पर उसमें भी हमें कुछ खर्चा लग रहा है चीजें करने में, है ना। डोनेशन करेंगे, चैरिटी देंगे तो पैसा लगेगा ना वो सब चीजें करने में, तो उसमें तो ऑपरेशन कॉस्ट लग सकता है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। बोलते हैं दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय एस्केटिक्स। एस्केटिक्स कौन होते हैं, मतलब कि साधु संत। सिर्फ साधु संत लोग ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं भैया, कोई भी कर सकता है। तो ये भी भैया गलत है। आंसर करेक्ट वाला कौन सा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। द इंडियन कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी या ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही ज्यादा चिल्टू, बताएंगे बताएंगे राजा, आंसर क्या लग रहा है आपको इसका, बताएंगे जल्दी से। यस, तो क्वेश्चन नंबर 11A, 11B, 11C या 11D क्या करेक्ट है, जल्दी से चैट बॉक्स में आप सबको बता देना है। यस जल्दी से बताइए। सो आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बेटा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो आंसर क्या बताइए, आंसर बेटा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कंपनीज एक्ट जो है बेटा, ये सारे टाइप के कंपनीज का क्या करता है, सारे टाइप के कंपनीज का रजिस्ट्रेशन की बातें करता है कंपनीज एक्ट, राइट। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आपको बताना है। यस बोलता है सोल प्रोप्राइटर इज बिजनेस यूनिट हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में बी कॉन्स्टिट्यूटेड, HUF business may be formed by a group of people who do not belong to a family, या हिंदू includes Buddhist, Jain and Sikh families। कौन सा इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट है आपको बताना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत स्टेटमेंट पूछा है। यस, तो 12A, 12B, 12C या 12D कौन सा करेक्ट आंसर है, चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे। यस मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स में, जल्दी से बताएंगे बेटा क्या है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन सी, है ना। HUF में जो बेटा, HUF बिजनेस में जो है आपके जो मेंबर्स होते हैं वो सेम फैमिली के होने ही चाहिए, ये गलत चीज लिखी है कि अगर सेम फैमिली के नहीं हो तो HUF नहीं बना सकते भैया, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ठीक है नेक्स्ट, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अगेन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताया है, बोला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय प्रॉफिटेबिलिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय इमोशनल और सेंटिमेंटल फोर्स, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट 13A, 13B, 13C या 13D, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या लगता है आपको इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब। यस, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो करेक्ट चीज है, यस ऐसे ही होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट चीज है, हम खुद के इंटरेस्ट के बारे में हमेशा सोचते हैं जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तब। बोलता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय इमोशनल और सेंटिमेंटल फोर्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गलत वाला स्टेटमेंट सर कौन सा है, ऑप्शन ऑप्शन डी गलत है। बोलता है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ऐसा थोड़ी होता भैया, हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जीवन जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। जैसे मम्मी ने आपके लिए घर पे खाना बनाया, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि मम्मी इसके लिए आपसे पैसा चार्ज नहीं करेगी, तो ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है क्या चीज, ये काम इंपॉर्टेंट नहीं भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा थोड़ी ना है कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये भी इंपॉर्टेंट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के लिए। नेक्स्ट अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, आपको बताना है। यस तो क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन,
सर्विसेज ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल एड बाय डॉक्टर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? 14A, 14B या 14C, 14D? जल्दी बताएंगे क्या आंसर? इसमें से क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है पूछा है। अच्छा, तो आंसर क्या है बताइए? अगर डॉक्टर फ्री में सर्विसेज बांटेगा, जिसके लिए पैसा चार्ज नहीं कर रहा है डॉक्टर, तो वो आपके, बताइए जल्दी से, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाया जाएगा। चलिए अगला देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाएंगे जल्दी से। यस, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाएंगे बेटा जल्दी से। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। यस, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जल्दी से बताएंगे 15A, 15B, 15C या 15D? चैट बॉक्स में आंसर देंगे। क्या लगता है आपको आंसर इसका? हमने इसके भी नोट्स बनाए हैं क्लासेस में, आपको अभी जस्ट बताने वाला हूं मैं। यस, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यो गाइस, चलिए सो आंसर क्या है? इसका आंसर है, मेरे राजा मेरे दोस्त, इसका आंसर है क्या? ऑप्शन बी, 200, है ना। तो देखिए, हमने जब कंपनीज वाले नोट बनाए थे ना, कंपनीज के, देखिए बता रहा हूं, हमने जब कंपनी के नोट्स बनाए थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ये देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी पूछा है। आंसर क्या है? 200। आंसर क्या है बताइए? 200। ठीक है सर, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? अगेन गलत स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन ए बोलता है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर लगते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रेडेबल, स्टॉक एक्सचेंज में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। एंड कंपनीज एक्ट जो है दैट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स दैट देयर मे बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1% कंपनी, बोलता है कंपनीज एक्ट बताता है कि 1% कंपनी जैसा भी कुछ हो सकता है, इसे हम बना सकते हैं इस कंपनी को। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आपको बताना है? यस, 16A, 16B, 16C या 16D? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर देंगे। यस गाइस बताइए। ओके, तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, है ना। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते हैं, तो देयर शेयर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, है ना, प्राइवेट कंपनी के। हमने यहाँ पे भी लिखा है कुछ आगे, बस यहीं पे लिखा है, ठीक है, कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं होते, वो ऐसे आसानी से आप उसे ट्रेड नहीं कर सकते स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के होते हैं, नहीं, गलत चीज लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बेटा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड इसमें से क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है। यस, चलिए, तो पूछा है कॉन्ट्रैक्चुअल ओनरशिप ऑफ बिजनेस, क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल ओनरशिप होता है बिजनेस का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं? यस और नो आपको बताना है। क्या इसमें लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ वन शेयर कैपिटल? द कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ एंड इज कॉल्ड एज डीड, तो क्या इसके अग्रीमेंट को डीड बुलाया जाता है? एंड डीड मे बी रजिस्टर्ड अंडर दी पार्टनरशिप, है ना, लेंडर दी नहीं बेटा, अंडर दी, है ना। ये इंस्टीट्यूट का गलती से लिख दिया, बट कोई बात नहीं बेटा, जीवन है, होता है, ये चलता है रे, कभी कभार गलतियां होती है, तो टेंशन लेने का। हाँ, चलिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या है बताइए? आंसर है ऑप्शन बी, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड लिखा है, गलत चीज है बेटा। यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, राइट्स, पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सर हमको कैसे पता चलेगा ये एलएलपी है कि नॉर्मल वाला है? राजा मेरे दोस्त, यहाँ पे एलएलपी लिखा है क्या? सिर्फ पार्टनरशिप फर्म लिखा है, मतलब क्या है, ये एलएलपी नहीं है, मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म की बात चल रही है। और जब हम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, जब हम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में
पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, राइट, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। वेरी वेरी गुड, क्या जबरदस्त नोट्स बने कि नहीं हमारे, एकदम जोरदार। नेक्स्ट अगला देखेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 21 में क्या करना है, आपको बताना है बेटा ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट आपको बताना है ना, तो ये चीजें भी हम बचपन में बेटा करते थे ऐसे, है ना, बचपन में एकदम ही बहुत ही बचपन में, मतलब इतने बचपन की बातें चल रही है यहाँ पे, इतने ज्यादा बचपन की बात चल रही है, मैं आपको क्या बताऊं, है ना। ये फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में ऐसा चलता था, ऑड वन आउट निकालना है। अब बच्चा क्या करता है बेटा, यहाँ पे ना ऐसा स्क्रीनशॉट निकालेगा, यहाँ का ऐसा स्क्रीनशॉट निकालेगा एंड भेजेगा, सर इसका आंसर बताओ। अरे राजा, तुमने पूरा क्वेश्चन ही नहीं बताया यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 20 को, ये क्वेश्चन नंबर 20 को तुम्हें इसके साथ पढ़ना है। क्वेश्चन 20 में भी आपको ऑड वन आउट निकालना है। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 21 तक, 18 से लेकर 21 तक ये चारों में आपको ऑड वन आउट निकालना है। अच्छा, पहले एक एक करके करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले आप क्या करेंगे बताएंगे। ऑड वन आउट, अ पार्टनरशिप में बी फॉर्म्ड टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन या सोशल एंटरप्राइज। आंसर कैसे देना है आप सबको पता है, 18A, 18B, 18C या 18D, ठीक है। इस प्रकार से आंसर देना है आप सबको। अब पार्टनरशिप में बी फॉर्म्ड टू कैरी ऑन, यस बताएंगे बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देंगे। सो दोस्तों याद रखें, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि हम पार्टनरशिप फर्म जो है ये नॉन बिजनेस पर्पस के लिए नहीं बना सकते, मतलब कि सोशल पर्पसेस के लिए, सोशल वर्क करने के लिए हम पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। तो इन चारों में से ऑड वन आउट कौन सा है, कि हम पार्टनरशिप जो है ये ट्रेड के लिए बना सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए बना सकते हैं, प्रोफेशन के लिए बना सकते हैं, लेकिन सोशल एंटरप्राइज के लिए, सोशल वर्क करने के लिए नहीं बना सकते। मतलब ये चारों में से ऑड वन आउट क्या है, ऑप्शन डी, समझा। ओके, नेक्स्ट बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वेरी वेरी गुड, अगेन क्वेश्चन 19 में भी क्या करना है, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट बताना है। बोला है देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन, देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन ऑप्शन ए नेचुरल पर्सन्स, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल पर्सन्स, ऑप्शन सी पार्टनरशिप फर्म्स या ऑप्शन डी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। ये बेटा जबरदस्त बात होती है हमारे क्लासेस की, कि ये चीज पे, इस पॉइंट पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था लोगों को हमारे क्लासेस में, आपके सारे स्टूडेंट्स को दिया था एक्सप्लेनेशन। एंड मैंने तब पढ़ाते वक्त ही आपको बताया था कि बच्चा जो है ना बेटा इन ये चीज़ों को इग्नोर करता है, ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्लासेस में बहुत डिटेल में इसके बारे में लिखा है। अभी आपको मैं बताता हूँ हमने क्लास में क्या लिखवाया है, राइट। चलिए, तो मैं जब पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ाता हूँ बेटा, तो देखिए पार्टनरशिप का हम जब टॉपिक पढ़ते हैं तो आइए आपको बता रहा हूँ, आइए। तो सबसे पहले बेटा बात आती है कि पार्टनरशिप फर्म जो है, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। अब ये जो पर्सन शब्द जो हमने पढ़ा अभी, पर्सन पर्सन पर्सन, ये पर्सन में कौन आता है उसके लिए हम अलग से चार्ट बनाते हैं, कि पर्सन वाले शब्द में आते हैं नेचुरल पर्सन्स एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स। नेचुरल पर्सन मतलब कौन, ह्यूमन बींग्स, आप और मैं, हम क्या है, हम नेचुरल पर्सन हैं। ह्यूमन बींग्स क्या है, नेचुरल पर्सन आते हैं। मतलब क्या, कि दो या दो से ज्यादा ह्यूमन बींग्स मिलके पार्टनरशिप पर बना सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लॉ के नजरों में सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं, उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। जैसे कि एलएलपी, जैसे कि कंपनी, इसे हम सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं, कि ओनर्स अलग हैं, एलएलपी अलग है, आपके शेयर होल्डर्स अलग माने जाते हैं, कंपनी को अलग सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता, एचयूएफ को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता, पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है ना। एचयूएफ को, अच्छा एक बात याद रखना बेटा, एचयूएफ को जो है ना
सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में माना जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी, पर वो अलग बात है। फिलहाल के लिए सिंपल बस इतना याद रखें क्या, कि नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन ये लोग बना सकते हैं क्या, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, राइट। अच्छा, अब वहां पे पूछा है कि कहां पे पार्टनरशिप फर्म नहीं, यहां पे देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन एंड ऑड वन आउट बोला है। मतलब कि देखिए, हम पार्टनरशिप फर्म नेचुरल पर्सन के बीच बना सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन के बीच बना सकते हैं, हम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन के कॉम्बिनेशन का भी पार्टनरशिप फर्म बनता है, जैसे कि दो ह्यूमन बींग्स एंड एक कंपनी, ये तीनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। एक ह्यूमन बीइंग और 3 एलएलपी, ये चारों मिलके पार्टनरशिप फर्म बना रहे, होता है ऐसा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो होती है, इसे हम सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानते। मतलब कि मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं कि कैन 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म क्रिएट अ न्यू पार्टनरशिप फर्म, नहीं। या जैसे देखिए, मिस्टर एक्स वाई जेड, ये तीनों इंडिविजुअल है, नेचुरल पर्सन है, ये फर्म बना सकते हैं, यस। कंपनी ए, कंपनी बी एंड एलएलपी सी, दो कंपनी और एक एलएलपी, कैसा कॉम्बिनेशन, सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन है, ये मिलके पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, यस। लेकिन क्या दो पार्टनरशिप फर्म मिलके नया पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं माना जाता है। इसका आंसर है क्या बताइए? ऑप्शन सी। ये बहुत डिटेल में क्लासेस में डिस्कस किया, अभी वापस आपको बता दें। नेक्स्ट अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अगेन क्वेश्चन 20 में भी आपको क्या करना है? ऑड वन आउट बताना है। एचयूएफ कैन कंप्राइज मेंबर्स ऑफ हिंदू एंड सिख फैमिली, जैन फैमिली, बुद्धिस्ट फैमिली या मुस्लिम फैमिली। चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा 20A, 20B, 20C या 20D। आंसर क्या है? ऑड वन आउट बताना है ना? यस, एचयूएफ कैन कंप्राइज मेंबर्स ऑफ, तो क्या देखेंगे? हिंदू एंड सिख फैमिली का मेंबर्स चलते हैं, है ना? जैन फैमिली के मेंबर्स चलते हैं, बुद्धिस्ट फैमिली के मेंबर्स चलते हैं, लेकिन मुस्लिम फैमिली के मेंबर्स नहीं चलते। कहां बताइए आपके, कहां बताइए आपके एचएफ में? तो आंसर क्या है? ऑड वन आउट क्या है? मुस्लिम फैमिली, राइट। ऑड वन आउट क्या है? ऑप्शन डी। वेरी वेरी गुड। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं? इसका आंसर क्या था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अगेन क्वेश्चन 21 में भी आपको क्या करना है? ऑड वन आउट निकालना है। ऑड वन आउट निकालना है क्वेश्चन नंबर 21 में। आई बोलता था एट्रीब्यूट ऑफ प्रोफेशन डज नॉट इंक्लूड रेंडरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विसेज, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट, सेल्फ इम्पोज्ड कोड ऑफ कंडक्ट या ऑल ऑफ द अबव। आंसर बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर देंगे सारे के सारे बच्चे। 21A, 21B, 21C या 21D, क्या है करेक्ट आंसर? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे फास्ट। यस, चलिए जल्दी से बताएंगे बेटा प्लीज, जल्दी से बताना है आंसर, आंसर देना है, बताओ जल्दी से क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? तो इसमें बच्चे क्या करते हैं सर? इसमें बच्चों को लगता है ऑप्शन सी, सेल्फ इम्पोज कंडक्ट। बेटा राजा मेरे दोस्त, प्रोफेशन में सेल्फ इम्पोज कोड ऑफ कंडक्ट तो होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे आईसीएआई है, ये क्या है? ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो सीए कोर्स की एग्जाम्स वगैरह सब कंडक्ट करवाती है। सीए का मेंबरशिप प्रैक्टिस करने का जो भी सर्टिफिकेट है ये प्रोवाइड करवाती है। तो इनके खुद के सेल्फ इम्पोज कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, रेंडरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विस, ये भी करेक्ट है कि प्रोफेशन में हम स्पेशलाइज्ड नेचर का सर्विस देते हैं। लेकिन ये जो है बेटा ये इनकरेक्ट है, ये ऑड वन आउट है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज ऑड वन आउट। ऑप्शन बी इज ऑड वन आउट। तो क्यों बेटा? आप जब सीए बन जाते हैं तो आपको क्या गवर्नमेंट देगा क्या सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस? गवर्नमेंट आपको देता है सर्टिफिकेट काम करने का, कि आपकी असेसमेंट बॉडी, आपकी प्रोफेशनल बॉडी आपको सर्टिफिकेट देती है? बताओ कौन देता है सर्टिफिकेट? गवर्नमेंट।
आप सीए बन जाओगे तो क्या गवर्नमेंट आपको देगा क्या सर्टिफिकेट उसका? है, कौन देगा? आपकी प्रोफेशनल बॉडी देगी। तो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऑड वन आउट है। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे राजा। चलिए, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस डू द ओनर्स हैव ऑब्लिगेशन टू पे ऑफ लाइबिलिटीज फ्रॉम पर्सनल वेल्थ एज वेल इफ द बिजनेस मनी एंड एसेट्स आर नॉट इनफ। बोलता है कि जब लाइबिलिटीज आपके एसेट से ज्यादा हो जाए तो आपकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज करके पेमेंट करना पड़ सकता है। ऐसा कहाँ होता है इन चारों में से? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एचयूएफ या एलएलपी? 22 ए, बी, सी या डी? चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे। क्या लगता है आपको जल्दी से? यस गाइस, बताइए जल्दी से क्या लगता है आपको आंसर क्वेश्चन नंबर 22। यस बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो है, याद करें हमारे हमारे बेटा एचयूएफ के केस में है ना, एचयूएफ के केस में क्या होता है? एचयूएफ के केस में कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यस सर, मतलब कि अगर एचएफ के केस में लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो जाए तो कर्ता के पर्सनल एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जा सकता है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन में 22 का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे। व्हाट आर द टू एनिमल रेफरेंसेस इन द स्टॉक मार्केट जार्गन? अब इंस्टीट्यूट ने बोलता है स्टॉक मार्केट, पहले समझो जार्गन मतलब क्या होता है, वोकैबुलरी या टेक्निकल वर्ड्स, है ना। स्टॉक मार्केट के टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं उसमें हम इसमें से कौन से दो वर्ड्स जनरली यूज करते हैं, है ना। तो काउ एंड शीप, लाइन एंड डियर, बुल एंड बेयर या हॉर्सेस एंड डोंकीज? तो विच आर द टू एनिमल रेफरेंसेस इन स्टॉक मार्केट जार्गन? 23 ए, बी, सी, डी? चैट बॉक्स में जल्दी आंसर देंगे बेटा, थोड़ा सा जल्दी आंसर देंगे। टोटल 31 एमसीक्यू है हमारे, जल्दी आंसर देंगे बेटा, आइए जल्दी से। यस, तो राजा मेरे दोस्त, एनिमल रेफरेंसेस इन स्टॉक मार्केट क्या है? बुल्स एंड बेयर, है ना। हम पढ़ते हैं ना बुल मार्केट, बेयर मार्केट, बुल मार्केट, बेयर मार्केट पढ़ते हैं, राइट। ठीक है, तो देखिए हमने ये चीज पढ़ी थी कहाँ पे? हमारे स्टार्टिंग में बेटा पढ़ा था हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उसमें बीसीके में, हाँ, फीचर्स ऑफ बीसीके में। आइए देखिए, फीचर्स ऑफ बीसीके में क्या है? बीसीके इज एक्लेक्टिक इन नेचर। हम यहाँ पे बुल एंड बेर ये शब्द यूज करते हैं किसमें? बीसीके में, जबकि ये बायोलॉजी के शब्द हैं, पर हम इसे क्या करते हैं? बीसीके में भी यूज करते हैं। बुल का मतलब क्या है? जब स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ती है तो हम बोलते हैं बुल मार्केट, जब स्टॉक मार्केट में प्राइसेस गिरती है शेयर्स की, उसे बोलते हैं बेयर मार्केट, है ना। ये हमने पढ़ा था। ठीक है सर, आंसर क्या? ऑप्शन सी। इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर लायन एंड डियर कुछ तो भी दिया था जो कि गलत है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि इंस्टीट्यूट गलत आंसर दे देती है बुक में गलती से। ऐसा इंटेंशनली को तो कोई करता नहीं ना बेटा, इंटेंशनली कभी कोई गलती करता है कि नहीं? गलती का मतलब ही क्या होता है कि वो अनइंटेंशनल चीज है, उसे ही गलती बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गलती बोलते हैं। लेकिन अगर कोई चीज अनइंटेंशनल ना हो, जानबूझ के अगर आपने कुछ किया हो तो उसे गुनाह बोलते हैं। ओ भाई साहब, भाई जबरदस्त। चलिए वापस आते हैं पर टेंशन, तो क्या है, गलती से मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। तो आंसर क्या पर इसका सी है। तो इंस्टीट्यूट ने अगर गलत दिया तो टेंशन मत लो, आंसर सी को ही टिक करना है क्योंकि वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। वी कैन क्लासिफाई ऑल सिमिलर बिजनेसेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एज बिजनेस, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री? क्वेश्चन नंबर 24, 24 ए, 24 बी, 24 सी या 24 डी? क्या है करेक्ट आंसर? चैट बॉक्स में भैया दो आंसर दो जल्दी से, आंसर बताएंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का कि इसमें से क्या है बताइए। वी कैन क्लासिफाई ऑल सिमिलर बिजनेसेस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर एक्टिविटी एज, तो जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था कि आपका जियो, तो जियो धन धना धन, एयरटेल, वी ना, वोडाफोन आइडिया, BSNL, ये जो हमारी कंपनीज हैं ये क्या सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में है? यस, टेलीकॉम सेक्टर में है। इसी चीज को हम एक साथ क्या बोलते हैं? इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं? टेलीकॉम, टेलीकॉम इंडस्ट्री।
तो आंसर क्या है बताइए? इंडस्ट्री। सर, सर क्या ये भी आपने नोट्स में लिखा है क्या? हाँ, तो ये भी आपने नोट्स में लिखा है? हाँ बेटा, ये भी लिखवाया है। देखते हैं। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, क्या मजाक, क्या मजाक कर रहे हो हैं? ये देखो, ये देखो सर, इंडस्ट्री में पहला डेफिनेशन क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ फर्म्स इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, टेलीकॉम इंडस्ट्री। अरे सर जी, आपने तो सब कुछ क्लास में करवाया है सर, सब कुछ करवाया सर क्लास में, क्या करें, ऐसे ही पढ़ाते हैं। चलिए अगला देखेंगे राजा, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच एपेक्स बॉडी ऑफ रेगुलेशन ओवरसीज गवर्नेंस ऑफ एलएलपी। तो एलएलपी का गवर्नेंस, एलएलपी पे निगरानी रखने के लिए कौन सा एपेक्स बॉडी है, कौन सा टॉप का बॉडी जो निगरानी रखता है एलएलपी के सारे कामों पे? यस, बताएंगे। आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। यस, क्वेश्चन नंबर 25 ABCD चार बॉक्स में बताएंगे बेटा आंसर, जल्दी से आंसर बताएंगे। एलएलपी पे निगरानी रखने के लिए कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देंगे जल्दी से। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। तो आरओसी जो है ना आपका, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो इसके अंतर्गत ही काम करता है, वो इसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत ही काम करता है ना। तो हमने ये चीज पढ़ी थी एलएलपी में, आइए हमने ये चीज एलएलपी में पढ़ी थी, आइए यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आरओसी, आरओसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी ऑफ, क्या बताइए, एलएलपी, है ना। और आरओसी किसके अंतर्गत आता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। द बॉडी विच ओवरसीज द गवर्नेंस ऑफ एलएलपी इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड इसके अंतर कौन आता है? आरओसी। मतलब आरओसी रखती निगरानी, पर आरओसी के ऊपर कौन सी बॉडी है, कौन सी? एमसी है। तो एमसी के अंदर आरओसी जो आती है, वो आरओसी एलएलपी पे निगरानी रखती है, एलएलपी के सारे अफेयर्स पे उनके लिए क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। In recent news articles from around the world, there has been an increasing trend of privatization of companies. Why is there such a trend? तो मैंने आपको इसका मतलब समझा था कि आजकल क्या होता है बेटा, पब्लिक कंपनीज जो है ये अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रही है, ये उस प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं हम बेटा। बीसी के चैप्टर 4 में एक पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन, है ना, जो हमारे 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो अलग चीज होती है। तो बीसी के चैप्टर 4 जब हम पढ़ेंगे उसमें भी एक प्राइवेटाइजेशन करके चीज आएंगी, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वहां पे वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन शब्द लिखा है उसका मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, ये बोला जा रहा है। तो बोलते हैं आजकल क्या है, ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो पूछा है, टू सेव टैक्स, टू सेव कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, टू मेक पर्सनल वेल्थ, या टू बी मोर सस्टेनेबल एंड सोशली अवेयर। यस, तो आंसर क्या है? यस गाइस बताएंगे। तो मैंने आपको ये चीज ना, ये चीज ना एंड में लिखवाई थी, ये चीज आपको मैंने एंड में लिखवाई थी, चेक करेंगे एकदम एंड में। मैंने आपको बताया था कि इन रिसेंट न्यूज अराउंड द वर्ल्ड देयर इज इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ऐसा क्यों होता है? इन ऑर्डर टू सेव कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस। आपको मैंने बताया था ना कि पब्लिक, देखिए प्राइवेट कंपनी में कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस, लॉ को कंप्लाई करने के खर्चे कम होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में लॉ को कंप्लाई करने के खर्चे ज्यादा होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस को बचाने के लिए ऐसा प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, ये भी चीज क्लासेस में डिस्कस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी के लिए क्या इसमें से ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, आपको पूछा है, नॉट ट्रू। ठीक है, यस, सो इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी,
डेजिग्नेटेड पार्टनर्स या ये हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बताएंगे? यस। यस गाइस, बताइए। सो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, क्वेश्चन में 27 का आंसर है इनकॉर्पोरेशन इज नॉट मैंडेटरी। ये इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है बताइए? भैया जी, एलएलपी में इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है, तो ये गलत स्टेटमेंट लिखा है। नॉट मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी है एलएलपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रुकेंगे एक मिनट। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद बिजनेस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिजनेस से एसोसिएट हम नहीं कर सकते हैं? रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर कोर टू एवरी बिजनेस। कोर मतलब इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए। ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस। सिर्फ एक पढ़ा लिखा आदमी ही बिजनेस चालू कर सकता है, आदमी या औरत, है ना, पर्सन। कैपिटल इज नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। आपको पैसा लगता है बिजनेस चालू करने के लिए। एंड इट इज बेटर टू बी अवेयर ऑफ लीगल कंप्लायंसेस फॉर और बिजनेस। बोलता है कि अगर आप कोई बिजनेस चालू करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन से लॉ को फॉलो करना चाहिए। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद बिजनेस? तो हम बेटा बिजनेस में, अच्छा पहले आंसर बताओ। 28 क्वेश्चन में 28 का ए बी सी डी बताइए आंसर जल्दी से। क्वेश्चन में 28 का ए बी सी डी। यस प्लीज। यस प्लीज बताइए। आंसर है राजा इसका ऑप्शन बी, ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस। ये गलत बात है। हमने आपको पढ़ाया था ना कि बिजनेस चालू करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ आपको हमारे नोट्स में। यस, आइए। तो ये देखिए, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बेटा बिजनेस में है नन। बिजनेस चालू करने के लिए आपको कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। एक मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है वो भी अपना बिजनेस चालू कर सकता है, राइट। जैसे कि है ना धीरू भाई अंबानी, है ना स्टीव जॉब्स, ये लोगों ने कुछ पढ़ाई नहीं की फिर भी इतने बड़े बड़े बिजनेसेस चालू कर दिए, राइट। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 बेटा, डोरमेंट कंपनीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। डोरमेंट कंपनी हम क्यों इनकॉर्पोरेट करते हैं? फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, फॉर होल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, या ऑप्शन डी ओनली फॉर क्रिएटिंग अ डमी कंपनी टू बुक इन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। डमी मतलब क्या? एक नकली कंपनी बस बना देना कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 29, ए बी सी या डी, क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे, फास्ट। यस, यस गाइस बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ए बी सी या डी, क्या है आंसर? जल्दी से बताना है। यो गाइस, अरे जल्दी से बताना है, आंसर आंसर देना है, बताओ आंसर। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो देखिए, आइए हमारे नोट्स में आपको बता दो फिर से कहाँ पर है ये। गवर्नमेंट कंपनी है ना, तो हमने बेटा टाइप्स ऑफ कंपनी में चीज पढ़ी थी। आइए ये देखिए, रिसेंटली इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट्स इन कंपनीज एक्ट, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, डिफंक्ट कंपनी। डोरमेंट कंपनी में पढ़ा था इट इज क्रिएटेड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और फॉर होल्डिंग एंड एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या है आपका? ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, मतलब बोथ ए एंड बी करेक्ट है। आंसर है ऑप्शन सी। तो 29th का आंसर है ऑप्शन सी। क्या एकदम चिल्टू है? बताइए, सारे बच्चे लिखेंगे बेटा, क्या एकदम ही चिल्टू है क्या? क्या सबको बातें समझ में आ रही? बताइए फास्ट जल्दी से। यस, तो मैं चेक करो बेटा आपके चैट, जल्दी से बताइए क्या सबको बातें समझ में आ रही है? यस सर,
आइए आगे नेक्स्ट अगला देखेंगे, बहुत ज्यादा चिल टू यार क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 देखो यार एक बार यार, मतलब हेड ऑफ एचयूएफ फैमिली इज कॉल्ड एज। ऑप्शन है फादर, कर्ता, को पार्टनर या मितक्षरा, है ना, बताइए। तो फादर, कर्ता, को पार्टनर या मितक्षरा, क्या बोलते हैं हेड ऑफ एचयूएफ को? यार ये तो बता दो यार अभी, कम ऑन, ये तो आपको बताना ही है, ये तो आपको बताना ही है। यस, क्या आंसर बताइए? तो आंसर है राजा इसका ऑब्वियसली कर्ता। तो हेड ऑफ एचओएफ को, है ना, एचओएफ के हेड को क्या बोलते हैं? कर्ता। चिल टू यार, चलिए नेक्स्ट। तो हम अब आखिरी हमारे सवाल पे आ गए हैं। क्या बात है, मजा आ गया यार, क्वेश्चन में 31 पे आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का। आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे आपको ना अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज दी गई है, आपको बस ये बताना है इसमें से कौन सी इकोनॉमिक है एंड कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। फिर से बता रहा हूं, आपको यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज दी गई है, आपको बस सिंपली ये बताना है इसमें से कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, चलिए। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें आपको बता रहा हूं, जो हम ग्रीन से हाईलाइट करेंगे ना वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और जो मैं ब्राउन से हाईलाइट करूंगा, ब्राउन से या ब्लू से, जो मैं ब्लू से हाईलाइट करूंगा ना वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ। पहला चेक चेक करेंगे बेटा, कुकिंग ऑफ अ फूड बाय होम मेकर। तो घर घर पे क्या बताइए, हमारी मम्मी खाना बना रही है हमारे लिए, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक बताइए। बहुत ही चिल्टू बेटा, क्या है? नॉन इकोनॉमिक, है ना, नॉन इकोनॉमिक, इट इज नॉन इकोनॉमिक, राइट। घर पे खाना बनाना है, क्या है? नॉन इकोनॉमिक, हम उसके बदले पैसा चार्ज नहीं करते। सिंपल, क्या फर्क होता है दोनों में बताइए? ये दोनों एक्टिविटीज में सिर्फ मोटिव का फर्क होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना, है ना, यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट होता है। और नॉन इकोनॉमिक क्या होता है? यहाँ पे सेल्फलेस कंसर्न, यहाँ पे हम पैसा कमाने के पीछे नहीं देखते हैं, हमारी मर्जी से वॉलंटरली हम कुछ काम कर रहे हैं, है ना, उसमें हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है, डब्बा वाला पिक्स अप फूड फ्रॉम होम एंड डिलीवर्स इट टू ऑफिस। तो डब्बा वाला हम एक है जो क्या करता है, घर से खाना उठाता है एंड ऑफिस में पहुंचा के देता है लोगों को। बताइए इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? तो ऑब्वियस ही बात है, डब्बा वाला ये अपने ये पैसा कमाने के लिए कर रहा होगा एक्टिविटी, तो ये हो जाएगा बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, प्लेइंग पियानो एज अ हॉबी। आपको पियानो बजाना पसंद है, मजा आता है पियानो बजाना, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? चिल्टू बताइए। एज अ हॉबी बस आप पियानो बजाते हैं, तो इसमें आप कुछ पैसा चार्ज थोड़ी कर सकते किसी से, अभी आपकी हॉबी बजा रहे हैं पियानो, तो क्या हो जाएगा? यस, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर आप किसी बैंड में पियानो बजाते हैं, अगर आपको कोई बैंड है जिसमें आप पियानो बजाते हैं, मतलब जनरली ऐसा बोला जा रहा है कि आप बाहर वगैरह जाके शोज वगैरह करते होंगे, तो आपका एक बैंड है जिसमें आप एक पियानिस्ट है, आप पियानो बजाते हैं वहां पे, तो क्या हो जाएगा फिर ये चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि आप ये पैसा कमाने के लिए करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा म्यूजिक कंपोजर। नेक्स्ट क्या आता है? म्यूजिक कंपोजर। तो आप म्यूजिक बनाते हैं, तो जनरली इसे आप इस सेंस में आपको लेना है कि जो हमारे मूवीज में वगैरह होते हैं ना म्यूजिक कंपोजर्स, वो गाना क्यों बनाते हैं? ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए करेंगे ना, मतलब ऑब्वियसली देखिए सबका पैशन है, उन्हें काम पसंद आता है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन एक मोटिव क्या होता है कि काम करके ही उनकी रोजी रोटी उन्हें मिलेगी, लाइवलीहुड मोटिव के लिए करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए करते हैं ताकि पैसा मिले एंड वो क्या कर सके, जीवन जी सके। तो म्यूजिक कंपोजर भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। नेक्स्ट लिखा है एल्डर सिबलिंग असिस्टिंग द यंगर वन इन स्टडी। तो बड़ा भाई जो है छोटे भाई को पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, बड़ी बहन छोटी बहन को पढ़ाई में हेल्प कर रही है। इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? सोच के बताओ, इसमें कुछ पैसा कमाने का मोटिव हो सकता है? नहीं, तो क्या होगा बताइए? तो ये जगह बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि नॉन इकोनॉमिक है इसीलिए। नेक्स्ट, गिविंग प्राइवेट ट्यूशंस। लेकिन आप किसको प्राइवेट ट्यूशन जा रहे हैं, उसके घर पे जाके उसे प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये अब इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए उन्होंने हमेशा आपको ऐसा बता रहे कि देखिए घर पे खाना बना रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक, लेकिन आप डब्बे वाले हैं, आपने खाना जो है घर से उठा के डिलीवर कर रहे हैं ऑफिस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी।
आप पियानो बजाना आपकी हॉबी है, तो पैसा कमाने का आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉन इकोनॉमिक। लेकिन आप बैंड में है पियानिस्ट, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। म्यूजिक कंपोज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक है ना। लेकिन अगर आप प्राइवेट ट्यूशन देते तो आपका क्या हो जाएगा, पैसा कमाने का मोटिव होगा, यहाँ पे लाइवलीहुड मोटिव होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है शॉपिंग। बेटा शॉपिंग पे एंड बाद में देखेंगे, पहले बताइए नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा आपका साइकिल रिपेयर शॉप। अगर आपकी साइकिल रिपेयर शॉप है तो फिर क्या होगा, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। साइकिल रिपेयर की शॉप है, दुकान है, ऑब्वियस बात है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ग्रीन से हाईलाइट करो बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट आइसक्रीम वेंडर, आप आइसक्रीम बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्सरसाइजिंग इन द पार्क, आप पार्क में जाके सुबह कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक बताइए, चिल्टू एकदम ही क्या है बताइए, एक्सरसाइजिंग इन द पार्क, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिटनेस ट्रेनिंग, अब देखिए चूंकि यहाँ पे इन्होंने पार्क में एक्सरसाइज का एक दिया, नेक्स्ट दिया फिटनेस ट्रेनिंग। मतलब आप ऐसा समझिए कि उन्हीं क्या जो जिम में पर्सनल ट्रेनर देते हैं, जो जिम में नहीं क्या पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं जिम के अंदर, जो दूसरों को पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, ये उसकी बात कर रहा है कि फिटनेस ट्रेनिंग। अगर आप दूसरों को फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं तो जनरली ये आप क्या करेंगे, लाइवलीहुड मोटिव के लिए करते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उस सेंस में आपको सोचना है। तो क्या है बताइए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट वॉलेंटियरिंग एट एन ओल्ड एज होम, तो कोई ओल्ड एज होम है जहां पे आप खुद वॉलेंटियर करते हैं, खुद जाके वहां पे काम वगैरह उनको करके देते हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। वॉलेंटियर कर रहे हैं आप खुद की मर्जी से, आपका पैसा कमाने का मोटिव नहीं है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, समझो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आप खुद वॉलेंटियर करके काम करने गए, तो पैसा कमाने का मोटिव नहीं था। लेकिन अगर आप वहां पे एम्प्लॉयमेंट जॉब कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो फिर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इन एन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा बेटा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट बोलता है लॉन्ड्री शॉप, बताइए लॉन्ड्री शॉप है ना, तो धोबी धोबी का शॉप है, लॉन्ड्री शॉप क्या होगा, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक इसमें बात आती है बेटा शॉपिंग, है ना, और यही थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल में बोल सकता हूँ, एम्बिग्विटी इसमें आती है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इंस्टीट्यूट बेटा शॉपिंग को बोलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो इसने एच को बेटा क्या बोला है, एच वाली एक्टिविटी को इकोनॉमिक बोला हुआ है, इकोनॉमिक। मतलब एच में क्या है आपकी शॉपिंग है, एच में, एच में क्या है आपकी शॉपिंग है। इसको इकोनॉमिक इसलिए बोला गया है क्योंकि हम एक चीज पढ़ते हैं कि कंजम्पशन, इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद करो, इवन इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। मतलब इनडायरेक्ट वे में कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हम ऐसा पढ़ते हैं कुछ, याद करो कि कंजम्पशन के वजह से ही प्रोडक्शन होता है ना, याद आ रहा है। देखिए बता रहा हूँ, ये भी चीज पढ़ाते वक्त आपको मैंने बताया था कि ये चीज आएगी। चलिए बता रहा हूँ, ये देखिए ये पॉइंट है बेटा, क्या कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट, इसका नाम है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, पॉइंट नंबर 3, इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो बहुत बार कंजम्पशन भी क्या है, ये इनडायरेक्ट वे में भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंजम्पशन के वजह से ही प्रोडक्शन होता है। लोग चीजें डिमांड कर रहे हैं इसलिए वो चीजें बन रही हैं एंड लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। तो कंजम्पशन भी इनडायरेक्ट वे में क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एच को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर किया है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, जो भी ब्लू कलर के है ब्लू, तो आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन क्या बताइए, आपका ऑप्शन ए, सी, एफ, के और एम, ये जो है हमारे क्या है, ए सी एफ के एम, ये हमारे क्या है, ये हमारे नॉन इकोनॉमिक। एक बार चेक करेंगे बेटा, सी ए सी एफ के एम, ये क्या है हमारे नॉन इकोनॉमिक है, और रिमेनिंग जो है वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सो यहाँ पे दोस्तों हमारे पूरे के पूरे एमसीक्यूज खत्म होते हैं बीसी के चैप्टर 1 के। जो एडिशनल एमसीक्यूज है जो मैं खुद बनाता हूँ, वो एमसीक्यूज में किसको कराऊंगा, हमारे प्लस वाले बच्चों को कराऊंगा।
तो आपको क्या करना है, अगर आपको मुझसे पढ़ के सही में मजा आता है, अगर आपको हमारी टीम से पढ़ के मजा आता है, तो आप हमारा ये लक्ष्य 2.0 बैच जरूर ज्वाइन करें। 22 दिसंबर से बेटा बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेके हमारे इस बैच को देख सकते हैं, राइट। एमबी सर कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको एडिशन 10% डिस्काउंट मिल जाता है हमारे इस सब्सक्रिप्शन पे। तो अगर आपको सही में मुझसे पढ़ के मजा आता है तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं जिसमें आपको फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। सबसे बेस्ट होता है ये। अगेन एमबी सर कोड यूज करें एंड 2 साल का कॉम्बो लेंगे तो सबसे ज्यादा किफायती आपको ये कॉम्बो पड़ता है। एंड दोस्तों साथ ही साथ हर एक एजुकेटर एकदम जबरदस्त है इस बैच में। पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का कोर्स आपका इस बैच में कवर किया जाएगा। तो जरूर आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपको हमारे नोट्स भी इस बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए आपको मुझसे पढ़ के कैसा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन, बाय बाय एंड गुड नाइट।